हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर। 100 से अधिक जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 14 से 21 जुलाई के जो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे डिटेल उतनी चर्चा नहीं होगी जैसा कि डेली क्लासेस में होती है। तो अगर आपको डिटेल सारी जाननी है, डेली क्लासेस देखिए, यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सा रिविज़न हो जाएगा जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट उन सब का। तो स्टार्ट करें। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से सारे पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर कौन हैं जो अभी रीजियो कैलेब्रिया इटली में G7 ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें शामिल हुए थे? तो ये हैं पीयूष गोयल। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। साथ साथ में मिलाते चलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल है, वेयर विल इंडिया होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसको मैंने बताया था कि वेव्स के नाम से भी यहाँ पे पुकारा जा रहा है। तो वेव्स जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडिया में, और ये नवंबर में होगी। कहाँ पे होगी? गोवा में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, Who has unveiled gear shift challenge to accelerate zero emission truck adoption in India? तो ये एक तरह का जो चैलेंज है हैकेथॉन के लिए, चैलेंज के लिए, इसको किसने अनवील किया है या फिर ये किसका एक तरह से चैलेंज है? तो ये है नीति आयोग का। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस लिए? आप समझ सकते हैं कि भारत में जो ट्रक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इमिशन होता है, क्योंकि सारे ट्रक डीजल पे चलते हैं और डीजल की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो ट्रकों में जीरो इमिशन लाया जा सके और कैसे ट्रकों को भी हम इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उस पर शिफ्ट कर सकें, या बैटरी आधारित ट्रक ला सकें, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रक ला सकें, उसको लेकर के हैकाथॉन था नीति आयोग के द्वारा आयोजित। अगला सवाल था इसी से रिलेटेड है, गियर शिफ्ट चैलेंज टू एक्सेलरेट जीरो ट्रक अडॉप्शन इज अ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? तो नीति आयोग के कौन से इनिशिएटिव का पार्ट है ये? तो ये इनिशिएटिव है ई फास्ट इंडिया। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक और सवाल इसी से रिलेटेड आ जाएगा, जब नीति आयोग की बात हो रही है तो इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये हैं सुमन बेरी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। BVR सुब्रमण्यम कौन है? तो ये हैं इसके CEO। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। एक और इसमें न्यूज आप ये समझ सकते हैं कि अभी नीति आयोग का हाल फिलहाल में पुनर्गठन हुआ था, मतलब इसमें जो नए अभी मंत्री वगैरह आए हैं उनको स्थान यहाँ पे दिया गया था नीति आयोग। अगला सवाल है, खर्ची पूजा कौन से प्रदेश का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बहुत मुख्य रूप से, 1 हफ्ते तक लंबा ये चलता है? तो ये है त्रिपुरा का। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया का जो पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी है वो कौन से सिटी में ओपन होने वाली है? तो ये है रांची में ओपन होने वाली है, और ये ईस्ट इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी होगी। अगर हम बात करें कि इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन से प्रदेश में है, तो वो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। अगला सवाल, इंग्लैंड के पेसर हैं जेम्स एंडरसन, जिन्होंने अभी 21 साल लंबे कैरियर के बाद अलविदा कहा है। कौन से फॉर्मेट को? तो जेम्स एंडरसन T20 और वनडे से तो पहले ही संन्यास ले चुके थे, लेकिन टेस्ट अभी खेल रहे थे। तो आप ये कहेंगे सी वाला ऑप्शन, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के बाद ये इंग्लैंड की टीम के बॉलिंग मेंटोर भी बन चुके हैं। ये दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर हैं। 188 मैचेस खेले हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे नंबर पे आते हैं। 700+ विकेट इन्होंने लिए हैं, 703 या 4 विकेट इन्होंने ले रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट जे रवि, ये कौन से इंस्टीट्यूट के या कह लीजिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के MD, चेयरमैन MD या CMD बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं BSNL के। लेकिन सिर्फ BSNL के नहीं, ये MTNL के भी बनाए गए हैं। उसके साथ साथ इनको BBNL का भी प्रभार दिया गया है। मतलब ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं, BSNL के साथ साथ ही आते हैं MTNL और BBNL, ये ब्रॉडबैंड वाला है। तो इनके जो है CMD रॉबर्ट जे रवि होने वाले हैं। अगला सवाल, कौन सी सिटी ऐसी है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कौन सी कैटेगरी में? द मोस्ट ट्री प्लांटेड बाय अ टीम इन 24 आवर की 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 11 लाख जो सैपलिंग्स हैं पेड़ों के लगा करके, उसने रिकॉर्ड बनाया। तो ये सिटी है मध्य प्रदेश की इंदौर, और भारत की सबसे साफ सुथरी सिटी इंदौर। अगला सवाल, Who has appointed as the new Prime Minister of Nepal? नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं KP शर्मा ओली। नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन है वो पुष्प कमल दहल और KP शर्मा ओली के बीच ही चल रहा है सफल। तो अभी तो KP शर्मा ओली ने जीत लिया है विश्वास प्रस्ताव। लिखा है, हु वॉन द टाइटल ऑफ विंबलडन 2024 मेंस सिंगल्स?
विंबलडन का मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं कार्लोस अल्काराज। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इससे कई सारे सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से होंगे वो भी देखते हैं। अगला सवाल इसी से हो सकता है कि कार्लोस अल्काराज जो है कौन से देश के हैं? तो ये हैं स्पेन के। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और एक और सवाल इसी से आ सकता है कि इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो एक ही न्यूज़ से 3 तरह के सवाल ऐसे बन सकते हैं। कुछ और सवाल देखते हैं इससे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन्स सिंगल्स का जो खिताब है वो किसने जीता है विंबलडन का, तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इन्होंने किसको हराया है? तो ए वाला ऑप्शन जो है जैस्मिन पाओलिनी को इन्होंने फाइनल में हराया। एक और सवाल इससे बन सकता है कि विंबलडन 2024 में मेंस डबल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सी वाला, हैरी हेलीवोरा और हेनरी पैटन, इन्होंने इस खिताब को जीता। एक और सवाल आप होमवर्क में ले सकते हैं कि वुमेन्स डबल का खिताब आखिर किसने जीता है? बस वो रह गया था, इसीलिए कि आपको होमवर्क के रूप में दिया जाए। पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, सर्च करेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी। लिखा है हु ऑन द यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024। तो इस बार जीता है स्पेन ने, और इसीलिए कहा जा रहा था ये जो स्पेन ने यूएफए चैंपियनशिप जीती और फिर टेनिस में विंबलडन जो जीता था कार्लोस ने, तो ये दोनों आसपास के ही इवेंट हैं, 1-2 दिन में हुए थे। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि स्पेन की किस्मत बहुत अच्छी चल रही है इस समय। अगला सवाल है हु विल इनॉग्रेट 96th ICAR टेक्नोलॉजी डे इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे तो विल है क्योंकि उस समय था तो विल था। ऐसे आपको बताना हो कि ICAR का 96th इनॉग्रेशन जो टेक्नोलॉजी डे का था वो किसने किया? तो ये किया था सी वाला ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान ने। अगर हम बात करें ICAR की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ डैश रिसर्च एंड फाउंडेशन। तो ध्यान रखिएगा कि ये ए का मतलब एग्रीकल्चर से है। ए वाला ऑप्शन सही है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। बड़े सिमिलर से नेम है ICAR, ICMR, तो ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। हेडक्वार्टर ICAR का कहाँ है? तो ये है न्यू दिल्ली में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने उसका उद्घाटन भी किया था क्योंकि वो बने हैं भारत के नए कृषि मंत्री। अगला सवाल है द फाइनल रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाई इंडिया G20 टास्क फोर्स विच वॉज लेड बाई कोर चेयर अमिताभ कांत एंड डैश। तो अमिताभ कांत जो कि पहले हुआ करते थे नीति आयोग के CEO, तो अब ये G20 के शेरपा बने हैं भारत के। तो इनके साथ को चेयर किसने करके ये जो रिपोर्ट है इसको निकाला है जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है? तो ये हैं नंदन नीलेकणी। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, जो कि UIDAI के को फाउंडर में से एक हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर में से एक हैं। को फाउंडिंग चेयरमैन होंगे UIDAI के, को फाउंडर ये हैं इन्फोसिस के। तो इसमें एक और सवाल आता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम DPI कंसीडर कर सकते हैं, मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? आधार कार्ड, पैन कार्ड, UPI, बोथ A एंड C। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि बोथ A एंड C ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। आधार कार्ड हो गया, UPI हो गया, क्योंकि इनसे जो है हमारा जो एक पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल वो बनता है और इनके माध्यम से हम बहुत सारी सर्विसेज को बहुत सारी बड़ी जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। अगला सवाल है हु ऑन द कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024। तो ये जीता है इस बार अर्जेंटीना ने। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता है। तो आप समझ सकते हैं अर्जेंटीना, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं है कि अर्जेंटीना ने पहली बार जीता हो। अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टडी बाई कार्नी एंड अमेजॉन पे इंडियाज़ रिटेल डिजिटल पेमेंट इज़ लाइकली टू डबल बाई डैश डॉलर बाई डैश, कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट है डबल हो जाएगा और कितना हो जाएगा बताना है और कब तक ऐसा हो जाएगा। तो अभी जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट है वो 3.4 या 6 के आसपास का है, तो डबल होकर के 7 ट्रिलियन हो जाएगा और ये होगा 2030 तक। सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला सवाल, इंडिया ने MOU साइन किया हुआ है कौन से देश के साथ टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो ये साइन किया है एक आइलैंड नेशन है मार्शल आइलैंड। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है उसके साथ। अगला सवाल, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इन विच स्टेट? तो ये इनॉग्रेट किया गया है मध्य प्रदेश के सभी 55 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इसको इनॉग्रेट किया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनको NEP के आधार पे ढाला जाएगा। NEP 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे ग्रेजुएशन के हों चाहे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, तो उनमें जो करिकुलम चल रहा है उसको NEP के आधार पर लाने के लिए इसको
प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे डेवलप किया जाएगा। अगला सवाल, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपसे थीम पूछी जा सकती है, तो यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसकी इस बार की थीम थी। अगला सवाल, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि वो स्कूलों के आसपास जो हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको बैन करेगी? तो ये निर्णय लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने कि स्कूलों के 500 मीटर के आसपास ये हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो नहीं बेची जा सकेंगी। हालांकि इनमें से भी कौन कौन सी ड्रिंक्स होंगी कंपनी की, उसका नाम आना बाकी है। हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल क्लाइमेट चेंज रिस्क टू मरीन इकोसिस्टम एंड फिशरीज? तो ये जो रिपोर्ट है इसको निकाला है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म। तो इसने ये रिपोर्ट निकाली है और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि 2047 तक या 2050 तक क्या कंडीशन होगी, या फिर 2050-47 नहीं 2100 मतलब 2100 में क्या कंडीशन होगी फिशरीज़ वगैरह की, कितनी रह जाएंगी, कितना मास कम हो जाएगा, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम बात करें FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है रोम, इटली में। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, RBI ने अपने जो लेंडर्स हैं मतलब जो बैंक हैं उनको ये कहा है एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि उनको ऐसे बोरोवर्स को जो डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं इनफ टाइम देना होगा, कितने दिन का, कम से कम एक मतलब शो कॉज नोटिस निकालनी होगी, उसके बाद ही वो उसके अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट घोषित कर सकते हैं। अभी तक ये था कि अगर बैंक को लगता था डिफ़ॉल्ट वाला बोरोवर है तो वो अपने से ही अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर देते थे, फ्रॉड अकाउंट कह देते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ये बताया गया है कि कम से कम जो भी बोरोवर है उसको 21 दिन का एक शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें हैं, क्यों ना आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट घोषित कर दिया जाए। फिर वो अपना जवाब देगा, मतलब एक पक्ष उसका भी सुना जाएगा, तब जो है उस पर जो भी निर्णय होगा वो लेना पड़ेगा बैंक को। अगला सवाल है कि इंडियन आर्म फोर्सेज, नेवी और एयरफोर्स सब ने मिल करके एक ज्वाइंट मल्टी मैन्यूवर मैरीटाइम एक्सरसाइज करी है। किसके साथ करी है? तो ये US नेवी का एक जहाज़ था उसके साथ करी, उसमें भी US नेवी के साथ जो अलग सेनाएं हैं वो भी यहाँ पे शामिल थी। अगला सवाल है, साइंटिस्ट हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जिन्होंने एक नई स्पीसीज़ खोजी है डीप वाटर डॉग फिश शार्क की। याद रखिएगा ये डॉग फिश शार्क है डीप वाटर की, जिसकी एक नई स्पीशीज़ खोजी गई है। ये कहाँ से खोजी गई है? तो ये जो फिशिंग हार्बर है केरला के, वहाँ से ये फ़िश मिली हैं। मतलब ये फ़िश पहले भी देखी गई जा चुकी थी, लेकिन इनको किसी सेम इसी तरह की जो पहले से घोषित हो चुकी या फिर जो पहले से जाने वाली जो स्पीशीज़ है उसके साथ कंफ्यूज हो रहे थे कि अच्छा ये तो वही स्पीशीज़ है, लेकिन डिटेल स्टडी करने पता चला नहीं ये तो एक नई स्पीशीज़ है। और इसका इसी में नाम पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, तो ये है स्क्वेलस हीमा नाम से इस स्पीशीज़ को जाना जाता है। अगला सवाल है, इंडिया एम्स टू बिकम लीडिंग एविएशन हब विद डैश MRO इंडस्ट्री बाई 2030 कि कितने $1 मिलियन की जो इंडस्ट्री है ये बनने वाली है, MRO इंडस्ट्री बनने वाली एविएशन हब के तौर पे, तो ये है $4 बिलियन। ए वाला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट? तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये है हरियाणा। लेकिन इस न्यूज़ को याद रखिएगा क्योंकि अभी तो ये पहला स्टेट ऐसा बना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले समय में और भी स्टेट ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए ला दें कि जो भी उनके यहाँ पुलिस कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट है या फिर फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है, तो उसमें जो है 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर को। UGC ने लॉन्च किया है अस्मिता प्रोजेक्ट विच एम्स टू इन्हेंस इंडियन डैश प्रेजेंस इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है उसमें कौन सी चीज़ की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा? तो ये है इंडियन लैंग्वेजेस। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इंडियन जो भाषाएं हैं, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो ज़्यादातर उसमें इंग्लिश ही क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है और उसी में अच्छी किताबें मिल पाती हैं। इस वजह से ऐसे बच्चे तो पीछे रह जाते हैं जिनको इंग्लिश से उतनी मतलब उतना फ्रेंडली नहीं है वो। तो इस वजह से UGC ने एक निर्णय लिया है अस्मिता प्रोजेक्ट के तौर पे कि वो ऐसे बहुत सारी किताबों को नहीं यहाँ पे पब्लिश भी करेंगे और ऐसी किताबों को हम यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में भारतीय ट्रांसलेट भी करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसमें एक और आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू डैश एंड एकेडमिक राइटिंग। तो आपको इस टी का मतलब बताना है क्या है। तो ये है ट्रांसलेशन, जैसा मैंने कहा ट्रांसलेट भी करेंगे। तो ये इसकी फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रोजेक्ट अस्मिता विल प्रोड्यूस बुक्स इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, तो क्या होगा इसका जवाब? तो इसका जवाब होगा 22। जो हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं
उसमें किताबें छपेंगी और कितनी 1000 बुक्स हर एक लैंग्वेज में छपने वाली है। मतलब टोटल 22,000 बुक्स छपेंगी और इसका जो टेन्योर है प्रोजेक्ट अस्मिता का वो है 5 ईयर्स का। ओके, अगला सवाल, विच बैंक इंट्रोड्यूस अमृत वृष्टि स्कीम? एक ये टर्म डिपॉजिट स्कीम है, अमृत वृष्टि किसने निकाली है? तो इसका सही जवाब है SBI, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, टर्म्ड एज डैश इज इंडियाज फर्स्ट एवर टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन फॉर नारकोटिक्स रिलेटेड लॉन्च रिसेंटली। तो नारकोटिक्स रिलेटेड एक पहली टोल फ्री हेल्पलाइन जारी करी गई है। मतलब अगर कोई एडिक्टेड है तो उसके लिए भी हेल्प होगा और कोई नारकोटिक्स से रिलेटेड अगर अपराध हो रहा है तो वो भी रिपोर्ट कर पाएंगे। इसका नाम रखा गया है मानस, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, पॉल कगामे कौन से देश के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं? तो ये बने हैं रवांडा के, फिर से पहले यही थे फिर से यही चुने गए हैं। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी एट THSTI में। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें लॉन्च करेगी, बस यही बताना है कहाँ पे है ये। तो ये है फरीदाबाद में, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। फरीदाबाद कौन से स्टेट में आता है? हरियाणा में आता है। वैसे दिल्ली NCR का पार्ट है लेकिन स्टेट पूछे तो हरियाणा में आता है। और ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी मतलब यहाँ पे जानवर या चूहे जो भी हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा और जो भी दवाएं हैं या फिर वैक्सीन्स वगैरह हैं उनको उनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा। तो एक पूरे नेटवर्क का पार्ट है और एक जगह के रिजल्ट दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होते हैं और उनसे हेल्प ली जाती है। और ये जो फैसिलिटी है पहले ही बता दिया कि एशिया का पहला है ये, तो मतलब इंडिया का पहला तो होगा ही होगा। और पूरी दुनिया का अगर देखें तो कौन से नंबर की ये लैब होने वाली है? तो ये 9वीं ऐसी लैब होने वाली है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है बी वाला ऑप्शन, द हेग, नीदरलैंड्स में। और अगर इसी से रिलेटेड ये सवाल आ जाए कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च किक्ड ऑफ इन। इससे रिलेटेड एक और सवाल है जो मेरे ख्याल से आज या कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कि ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस है स्पेस रिसर्च का, ये बुशान में किक्ड ऑफ हुआ। इसको कॉस्पार के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिए। ये मेरे ख्याल से कल के करंट अफेयर मैंने बता रखा है इसके बारे में। इसमें भारत के जो 2 साइंटिस्ट हैं, 2 इंडियन साइंटिस्ट, उनको पुरस्कार भी दिया गया है, 2 साइंटिस्ट को। तो इसलिए न्यूज आई थी। तो ये हो रहा है बुशान इन साउथ कोरिया। हर 2 साल में बैठक होती है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये है ICAR, डी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। ICAR के बारे में पहले हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। इस प्रोजेक्ट के तहत होगा क्या कि इसमें एक साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट, चाहे वो किसी सीड से रिलेटेड हो, चाहे कोई एक टेक्निकल फील्ड का कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई पेपर हो, उस पर काम करने के लिए यहाँ पे बताया जाएगा उन्हें। अगला सवाल है कि 84,119 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के द्वारा। ये किसके द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है पिछले 7 सालों से? तो ये है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जो रेलवे वगैरह में आप देखते हैं ना, पुलिस काम करती है या फिर प्लेटफॉर्म पे, तो यही है, इसके द्वारा इतने बच्चों को छुड़ाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो फाइनेंशियल है 25 के लिए GDP ग्रोथ रखी है, वो कितनी रखी है? तो ये 7% पे ही है। पहले भी 7% का था उसी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ फॉरकास्ट है वो 6.8% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये है 7%। अगला सवाल, रॉबर्ट मेट्सोला री इलेक्ट करी गई हैं प्रेसिडेंट कहाँ की? तो ये बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, इनके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। ये फिर से री इलेक्ट हुई हैं, 2.5 साल के बाद फिर से चुनाव हुआ है। एक और सवाल पूछा जा सकता है, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कहाँ पे पार्लियामेंट स्थित है? तो यह स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। अगला सवाल, BBVA and Dash issued the world first biodiversity bond that will amount to $70 million। तो BBVA ने किसके साथ मिलकर के ये दुनिया का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड निकाला? मतलब ऐसे प्रोजेक्ट को ये फंडिंग प्रदान करेगा जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करते हैं। तो ये है IFC, बी ऑल ऑप्शन सही है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन है। IFC की फॉर्म क्या है? तो IFC की फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस, सी से कॉपरेशन, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू अंकटाड रिपोर्ट विच कंट्री सॉ द हाईएस्ट 163% ग्रोथ
ग्लोबली इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन, मतलब अच्छी बात नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो हुई है इंडिया की। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसी से आप ये बता सकते हैं कि अंकटाट की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्यों बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डैश डैश एंड ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये सी का मतलब क्या है, तो ये है कॉन्फ्रेंस। तो सी वाला क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लेकिन ये इसका पुराना नाम है। 2024 में इसको रीब्रांड किया गया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए। रीब्रांड कर दिया गया है, और अगर फुल फॉर्म पूरा पूछ लिया कि अंकटाट की फुल फॉर्म सब कुछ डैश में रहा तो वहाँ पे फंस सकते हैं। इसका अब नया नाम क्या हो गया है, ये हो गया यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये है इसका नया नाम 2024 के से जब रीब्रांड हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है, एनएफडीसी ने किसके साथ पार्टनरशिप करी, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, और लॉन्च किया है द वॉइस बॉक्स नाम का एक प्रोग्राम, जो कि अप स्किलिंग प्रोग्राम होगा। किसके लिए होगा, वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट हैं इंडिया में उनके लिए, कि मतलब जो फिल्मों में अपनी वॉइस देते हैं, तो उनके लिए एनएफडीसी ने पार्टनरशिप करी है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ में। सी और ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम इसी प्रोग्राम की बात करें कि इसमें जो अभी जो आर्टिस्ट होंगे वो कितनी भाषाओं में यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत काम करेंगे या ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये अभी के समय 8 भाषाएं इसमें शामिल हैं। अगला सवाल, ऐसी कितनी कोल माइन्स हैं इंडिया की जो कि दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइन की लिस्ट में शामिल हुई हैं। तो भारत से 2 कोल माइन हैं, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और दोनों ही कोल माइन कौन से प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। और अगर आपको ये पता है कि इसका नाम क्या है तो नाम मुझे बताइएगा कि 2 कोल माइन का नाम क्या है जो भारत की शामिल करेगी। अच्छा ये बता देता हूँ, एक कोल माइन है जो 2nd नंबर पे है और एक कोल माइन है जो कि 4th नंबर पे आती है। ओके, नाम पता है तो बताइएगा। इंडिया एंड डैश टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पाम ऑयल एंड अदर सेक्टर्स। तो ये है मलेशिया। मलेशिया के साथ भारत ने ये कोऑपरेशन करने का एक कह सकते हैं एग्रीमेंट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट। मतलब ये 11.8 किलोमीटर लंबी जो टनल होने वाली है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, महाराष्ट्र में। सी वाला ऑप्शन सही है। 2028 तक बनके तैयार होने की इसकी उम्मीद है। नाम इसका थाने बोरीवली टनल। जब तक कंप्लीट होगी तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉपर नाम हो जाएगा। एलआईसी ने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो उस बैंक के कस्टमर्स को जो लाइफ इंश्योरेंस है प्रोडक्ट वो बेच सके, तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये। इसी में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एलआईसी का एम क्या है, कौन से साल तक एलआईसी ने अपना एम ले रखा है कि इस साल तक तो हम पूरे इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उनको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये ईयर है 2047, सी और ऑप्शन। अगला सवाल, एडीबी ने अप्रूव किया है लोन $240.5 मिलियन का टू फाइनेंस डैश प्रोजेक्ट या डैश प्रोग्राम्स इन इंडिया। कौन से तरह के प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए ये 240.5 मिलियन यूएस डॉलर का जो फाइनेंस है या फिर लोन है ये दिया जा रहा है। तो ये है रूफ टॉप सोलर सिस्टम। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैं कई बार बता चुका हूँ, इंडिया का लक्ष्य है 40 गीगावाट रूफ टावर इंस्टॉलेशन का बाई 2026। उसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा एक और आपसे क्वेश्चन इससे बन सकता है कि यहाँ पे जो 240 मिलियन यूएस डॉलर दिए जा रहे हैं ये कौन से बैंक या फिर एक है या अधिक है, कौन से बैंक को एलोकेट किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मिला है, बैंक को ये दिया गया है। कौन सा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी। तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक और नाबार्ड दोनों को दिया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, बोथ 2 और 3। स्टेट बैंक को कितना दिया गया है, लगभग एकदम एग्जैक्ट देख रहे हैं तो क्लास जो डेली होती है उसमें मिलेगा $90 मिलियन, और नाबार्ड को दिया गया है $150 मिलियन का यहाँ पे लोन। और ये जो लोन होगा ये ना सिर्फ जो डेवलपर्स हैं उनके लिए उपलब्ध होगा बल्कि एंड जो यूज़र या कस्टमर है उनके लिए भी उपलब्ध होगा। लिखा हुआ है कि इसी से एक सवाल आता है कि इंडिया हैज़ अ गोल ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लीन सोर्सेज सोलर विंड ईटीसी बाई। कि इंडिया का क्या लक्ष्य है कि कौन से साल तक जितनी हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत है उसके लगभग आधा हम क्लीन सोर्सेज से उत्पन्न करने लगेंगे। तो ये ईयर का टारगेट है 2030 का। बी और ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, कौन से प्रदेश की जो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग है उसको 2024 का गुलबेकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है। तो यह है आंध्र प्रदेश की। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
आंध्र प्रदेश के साथ साथ इजिप्ट की एक एनजीओ है, उसको भी ये अवार्ड साथ में दिया गया है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को हर साल। अगला सवाल, अच्छा इसी में थीम भी पूछी जा सकती है, इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, इस बार की इसकी थीम थी। अगला सवाल है, इंडिया हैज सेट ए टारगेट टू अचीव $डॉलर डैश इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन वैल्यू टर्म बाय 2030, 2030 तक कितने बिलियन $डॉलर तक की जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो अचीव करने का लक्ष्य है। तो 2030 तो ईयर पता है, तो ये है 500 बिलियन $डॉलर तक की मैन्युफैक्चरिंग अचीव करी जाएगी। मतलब अब ये होगा, जैसे आप देख रहे हैं ना PLI स्कीम है, आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब स्कीम इसीलिए लाई जा रही है ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, भारत में भी असेंबलिंग होती है, या फिर बाहर से चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चाइना से, वो इंपोर्ट होते हैं डायरेक्ट। अब PLI स्कीम वगैरह लाई जाती हैं ताकि भारत में ही मोबाइल बने, भारत में ही AC बने, भारत में ही वॉशिंग मशीन बने, सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं भारत में बने, जिससे एक तो यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, भारत में ही जो कंपनियां हैं ये सेटअप होंगी, भारत की जो कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो बढ़ेगी, और इस तरीके से भारत एक कह सकते हैं सुपर पावर की तरफ जो एक कदम उठाने जा रहा है कि भाई धीरे धीरे करके भारत एक सुपर पावर बनेगा और वर्ल्ड की अभी जैसे इकोनॉमी में हम और एक कदम आगे बढ़ाएंगे, उन सब चीज़ों के लिए PLI स्कीम लाई जा रही है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय RBI, ओवरसीज इंडियन डिपॉजिट क्लोज टू डैश इन नॉन रेजिडेंट्स इंडियन डिपॉजिट स्कीम अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर 2025, कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने $मिलियन तक का जो डिपॉजिट है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन या NRI डिपॉजिट स्कीम्स हैं, उन जितनी स्कीम्स हैं उनको मिला करके इतने $बिलियन का जो डिपॉजिट है इस बार हुआ है, मतलब ये डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो ये हुआ है $5 बिलियन का, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर इसमें यही पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि NRI डिपॉजिट स्कीम नहीं है, इज़ नॉट अ NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन डिपॉजिट स्कीम इन इंडिया, तो FCNR स्कीम है क्या? ये तो है। NRE स्कीम है, ये भी है। NRO स्कीम है, ये भी है। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि इस तरह की कोई भी स्कीम इंडिया में डिपॉजिट की नहीं है। इसमें से जो ये स्कीम्स हैं ना, इसमें से ही होते हैं ऑप्शन कि आप इनमें से ही स्कीम में, किसी दिन मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको इनके बीच का डिफरेंस बता पाऊंगा कि आप जो है किसी स्कीम में आप डॉलर में पैसा रख सकते हैं, किसी में आपको इंडियन रुपये में ही रखना होता है, ऐसे होता है, लेकिन इस तरह की अलग स्कीम नहीं है। इंडियन नेवी का फ्रंट लाइन फ्राइगेट INS ताबार कौन से देश में अराइव हुआ? 3 दिन के विजिट के लिए था, तो ये था जर्मनी में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, जॉर्ज एल्हेड्री ये कौन से बैंक के नए CEO बनाए गए हैं? तो ये है HSBC, आपको पता होगा ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये तो दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 बैंकों में से एक आता है HSBC बैंक। अगला सवाल, जस्टिस डैश इज़ द फर्स्ट जज फ्रॉम मणिपुर टू बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सवाल आ सकता है कि ये जस्टिस कौन है? तो ये हैं जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, ये मणिपुर से चुन के आने वाले सुप्रीम कोर्ट में पहले जज बने हैं। अगला सवाल है, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने दुनिया का पहला ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है, मतलब GEP, जैसे GDP होता है ना वैसे GEP है, तो ये है उत्तराखंड, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, इंडिया इज लुकिंग टू इंटर इन अ कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विथ विच कंट्री, कि कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए इंडिया जापान के साथ टाई अप करने के लिए प्लान कर रहा है, ताकि जो अलग अलग कंपनियां हैं भारत और जापान में काम कर रही हैं उनके बीच में कार्बन ट्रेडिंग और एडजस्टमेंट भी हो सके। आगे बढ़ते हैं, ONGC विदेश ने 0.615% पार्टिसिपेशन खरीदा है कौन से देश के ऑयल फील्ड्स में? तो ये है ACG ऑयल फील्ड, जो कि कहाँ पे है? अजरबैजान में, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। द न्यू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM, इसका जो लर्निंग ट्रेनिंग कोर्स है वो कितने भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये अब उपलब्ध हो गया है 12 ऑफिशियल भाषाओं में, पहले 6 में था, 6 भाषाएं और जुड़ गई हैं। अगला सवाल है, टेलीकॉम के सेक्रेटरी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G। तो 6G के लिए ये जो कह सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनॉग्रेट किया कहाँ पे? तो ये IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में इनॉग्रेट किया गया है। अगला सवाल इससे आता है कि भारत का जो 6G विज़न है, एम्स टू मेक देम अ लीडर इन 6G बाई, कि इंडिया को 6G में लीडर बनाने का ये जो भारत 6G विज़न है कब तक का ये रखा गया है? तो ये है 2030 का। अगला सवाल है,
BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एक साइन अप किया हुआ है, MOU किया हुआ है, ताकि वहाँ पे BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर को इस्टेब्लिश किया जाए? तो ये है IISc बेंगलोर। अगला सवाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने कौन सी कंपनी को टैक्सनेट 2 प्रोजेक्ट अवार्ड किया है? इस प्रोजेक्ट के तहत जो कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है, फिजिबिलिटी है, सब कुछ जो है बढ़ाया जा सकेगा। तो ये है भारती एयरटेल लिमिटेड, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इनॉग्रेट किया नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर। ये जो लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, उसका फॉरकास्टिंग सेंटर है कि अगर कहीं होने वाला होगा तो पहले पता चल जाएगा। तो ये GSI धारित्री कैंपस में इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में। इसके साथ साथ एक वेब पोर्टल भू संकेतक करके और एक मोबाइल ऐप भूस्खलन मोबाइल ऐप, ये भी लॉन्च किया गया। अगला सवाल, यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसको इलेक्ट किया है अपने प्रेसिडेंट के तौर पे, है ना, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है उर्सुला वॉन डेर लियन को। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इससे पहले वाला जो सवाल था वो था यूरोपियन पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किया गया है। ये सवाल है यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उर्सुला वॉन डेर लियन है। और इससे एक सवाल और आता है कि यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर मैंने कहाँ बताया था? तो ये बताया था स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। और कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, हाउ मेनी इंडियन स्पेस साइंटिस्ट वर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार? ये जो मैंने आपको बताया था कि ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी बैठक हुई थी ना बुशान में, जो बता रहा था, बुशान साउथ कोरिया में, इससे पहले। तो इसमें 2 भारतीयों को अवार्ड मिला है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट बाय RBI हु हैव इमर्ज एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन डेट सेगमेंट? तो डेट सेगमेंट में जो ये फॉरेन बैंक्स हैं, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर निकल के आए हैं। अगला सवाल, इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? तो बी वाला ऑप्शन सही है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 20 जुलाई को मनाया जाता है। गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया हुआ है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसको शेड्यूल A कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया है। पहले वो शेड्यूल B कैटेगरी की थी। शेड्यूल B से शेड्यूल A बनने वाली है IRCTC, जिसके ऐप के माध्यम से और पोर्टल के माध्यम से हम टिकट वगैरह बुक करते हैं रेलवे का। किस स्टेट ने सिक्योर किया है पहला प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? तो ये जो स्कीम 2020 में लाई गई थी, इसमें मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है, ये जो है डिक्लेयर किया गया है। असम इसमें 2nd नंबर पे है। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को? तो ये है 50,000 रुपये का मैक्सिमम। ये भी स्टेजेस में दिया जाता है। अगला सवाल, विनय मोहन क्वात्रा को कहाँ का नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया बनाया गया है, कौन से देश का? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल है कि केरला के बाद कौन से प्रदेश ने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि जो उनके यहाँ के यंग टैलेंट्स हैं उनको पुश दिया जा सके? इसमें जो भी इस OTT प्लेटफॉर्म पे अपनी डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, वेब सीरीज वगैरह डालेगा तो उनको कुछ पैसा प्राप्त होगा। जैसे फिल्म के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे मैक्सिमम अपलोड्स के लिए, तो ऐसे करके, तो ताकि उनके जो युवा टैलेंट्स हैं उनको और निखारा जा सके, उभारा जा सके। तो ये प्रदेश है मेघालय, और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हेलो मेघालय, याद रखिए। वैसे तो डेली क्लास करेंगे तो ये सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाती है। अगला सवाल, RBI ने सेटअप करी है कौन से ATMs के लिए कमेटी, ताकि उसकी जो फी स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू किया जा सके, वो कंप्लेन कर रहे हैं कम है ऐसा करके? तो ये है वाइट लेवल ATM, बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। वाइट लेवल ATM का मतलब क्या होता है? ये ATM NBFC के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं, उन्हीं के द्वारा चलते हैं। ओके, अच्छा, इसी में एक और सवाल आपसे बन सकता है कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा जो वाइट लेवल ATM के लिए है? तो इसको हेड करेंगे IBA के हेड सुनील मेहता। ओके, अगला सवाल, इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस एंड कौन हैं जिन वो पहले एशियन बने हैं मैन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? तो ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में नियुक्त होने वाले एक तो लिएंडर पेस हैं, दूसरे कौन है? तो ये हैं विजय अमृतराज। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है MotoGP इंडिया के लिए? तो MotoGP जो रेस होती है ना, 2 व्हीलर पे जो होती है, तो उसके लिए शिखर धवन को बनाया गया है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, अपना एम्बेसडर। अगला सवाल है, फिक्की ने भारत की जो ग्रोथ रेट है GDP की, वो कितनी अभी फॉरकास्ट करी है? तो इसने भी 7% फॉरकास्ट करी है। अगला सवाल,
द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इज, तो ये थीम क्या है, तो ये है द फ्यूचर इज नाउ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, NTI, PRT, NICF और WMTDC, इन तीनों को मर्ज करके अब एक नई इंस्टीट्यूट बनाई गई है, मतलब इन तीनों को मर्ज करके अब वही काम करेगा, उसका नाम क्या है, तो ये है NCA का मतलब नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी, नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस एकेडमी, नेशनल कम्युनिकेशंस एंड रिसर्च एकेडमी, नेशनल कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस एकेडमी। तो इसका सही जवाब है ए, NCA मैंने बता ही दिया, नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सारा आपका रिवीजन हो गया होगा। इस तरह के वीडियोस को आप कई बार देखेंगे ना, तो पूरे हफ्ते में जितनी न्यूज़ हैं आपको सारी मिल जाया करेंगी। बाकी अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल के साथ में, तो आप डेली करंट अफेयर को ज़रूर फॉलो किया करिए और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर इसके PDF में डाल दूंगा आज या कल में, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में, तो आपका एक लाइक हमारी उस मेहनत को भी अच्छा करता है, वीडियो की रीच को भी अच्छा करता है, हमें भी प्रोत्साहित करता है अगली वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।